गुड इवनिंग एवरीबडी। 15 मिनट की थ्योरी मेरी गैसियस स्टेट की बची हुई है। 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट इनफैक्ट, जो मैं मेरे लास्ट लेक्चर में करवा रहा था। हाँ बिल्कुल, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर जो मैं आने वाला था, मैं उस कहानी को 5 मिनट के अंदर फिनिश कर देता हूं। इनफैक्ट 45 में जैसा मैंने कहा था कि अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, और उसके बाद से इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ दैट एटम बॉम्ब रशिया ने भी एटम बॉम्ब बना लिया और उसने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारे पास भी एटम बॉम्ब है और हम भी उतने ही ताकतवर हैं जितना अमेरिका है। नाउ फ्रॉम हियर स्टार्टेड द कोल्ड वॉर। इस जगह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और वो कोल्ड वॉर क्या था? इट वॉज एक होड़ हो गई थी एटम बम बनाने की, कि कौन कितने अधिक एटम बम बना लेता है। और जैसा मैंने बताया कि अगले 35-40 साल तक रशिया भी पूरी तरह से एटम बम बनाने में लगा रहा, अमेरिका भी एटम बम बनाने में लगा रहा। अमेरिका ने इन 35 सालों में 6000 एटम बम बना लिए और रशिया ने 10,000 एटम बम बना लिए। अब द प्रॉब्लम वॉज कि ये दोनों ही महाशक्तियां, ये दोनों ही देश अपना पूरा ध्यान सिर्फ एटम बम बनाने में लगा रहे थे, और इनका कोई ध्यान न तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, न इकोनॉमी पर था, और न ही इनके यहां रहने वाले जो नागरिक थे, जो सिविलाइजेशन, जो सिविलियंस थे, उनके किसी भी तरह से वेल बीइंग के लिए कोई भी काम कर रहे थे। ये अपना जो पूरा जीडीपी था, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, उसका मेजर खर्चा ये लोग सिर्फ हथियार बनाने में कर रहे थे। और अल्टीमेटली रिजल्ट यह हुआ कि जापान जो 1945 में पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वह जापान अगले 35 सालों में इट बिकम्स इकोनॉमिक सुपर पावर। 1980 तक आते आते वही जापान पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था। जापान की कंपनी और जापान के प्रोडक्ट वो बुरी तरह से अमेरिकन कंपनीज को हराने लगे थे, बीट करने लगे थे। फॉर एग्जांपल, अमेरिका की रोल्स रॉय, अमेरिका की जनरल मोटर्स, वो पूरी तरह से पिट चुकी थी टोयोटा से, होंडा से। जापान की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में, जापान की सोनी, सैमसंग, सैमसुई, ये पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने लगी थी। और वहीं पर अमेरिका की टेक्सास, थॉमसन जैसी कंपनी बुरी तरह से पिछड़ने लगी थी। और वजह सिर्फ एक ही थी कि अमेरिका में कोई खर्चा R&D पर, खासकर इस तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी पर, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड के बजाय वो लोग पूरा R&D जो खर्चा कर रहे थे, वो सिर्फ बम बनाने की तरफ कर रहे थे। और यह बात 1984 में अमेरिका और रशिया दोनों को समझ में आई कि हम लोग जितना भी अपना ताकत है, जितनी भी अपनी एनर्जी है, जितना भी अपना प्रोडक्शन है, वो सारा इस तरफ खर्च कर रहे हैं। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय मिखाइल गोर्बाचोव। 1984 में रशिया के जो हेड थे, दैट वॉज मिखाइल गोर्बाचोव, और अमेरिका में रोनाल्ड रेगन। दे बोथ टुक द इनिशिएटिव और the summit was organized, and ultimately they decided to finish the Cold War. They decided that now no more production of atom bomb. अब जितने एटम बम बना लिए that is sufficient, इसके बाद हम कोई एटम बम हम दोनों ही नहीं बनाएंगे। और उस समय जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में अमेरिका और रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में खास पॉइंट ही यह था कि दोनों ही देश इस टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह से गलत उपयोग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स अब नहीं बनाएंगे, और न ही यह दोनों ही कंट्री एक दूसरे के बिना अनुमति के किसी तीसरी कंट्री को किसी भी तरह से कोई टेक्नोलॉजी सेल करेंगे। This is a very important point.
अमेरिका चाह कर भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने वाली टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे कंट्री को नहीं सेल कर सकता जब तक रशिया नहीं चाहता। और इसी तरह से रशिया भी किसी भी दूसरे कंट्री को टेक्नोलॉजी या बॉम्ब सेल नहीं कर सकता जब तक कि उसको अमेरिका की अनुमति नहीं मिल जाती। बस ये जो 1984 की इन दोनों की ट्रीटी थी, उन दोनों के बीच में जो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, वही वजह बन गया। जब रशिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को इंडिया को ट्रांसफर करना चाहता था, जब वह डील हो चुकी थी एंड दैट वाज अबाउट टू मैच्योर, उसी समय अमेरिका ने उसी एग्रीमेंट को आधार बनाकर यह कहा कि आप क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इट्स अकॉर्डिंग टू दैट डील। लॉट ऑफ लॉजिक्स वेयर फॉरवर्डेड बाय रशिया एज वेल एज इंडिया, क्योंकि ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी ये कहीं से कहीं तक न तो कोई डायरेक्टली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी और न ही इसका इस्तेमाल इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए करने वाला था। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि इट्स टेक्नोलॉजी बाय विच वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। इस टेक्नोलॉजी का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से कोई न्यूक्लियर वेपन भी डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, मगर अमेरिका का यह कहना था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया ने बना लिए हैं, उन न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का वह इस्तेमाल कर सकता है। इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, जो इंडिया ने आगे कर भी ली। अभी हमने एक मिसाइल जो बनाई है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, मगर अभी भी 5000 किलोमीटर ही है। हमारे रेंज में अभी भी अमेरिका नहीं है। हमारे रेंज में ऑलमोस्ट पूरा यूरोप है, पूरा चाइना है, बीजिंग है, मगर अमेरिका अभी भी हमारे रेंज में नहीं है। हम चाहे भी हमारे न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका पर छोड़ना तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचाने के लिए अभी तक हमने मिसाइल बनाई ही नहीं है। उस समय अमेरिका ने बस यही शंका रशिया के सामने रखी कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से इंडिया स्पेस क्राफ्ट को, जो भी रॉकेट है उसको स्पेस में पहुंचा सकता है, स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचा सकता है, और साथ साथ में वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को अमेरिका तक भी पहुंचा सकता है। वो किसी दूसरे कंट्री पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकता है। रशिया मजबूर हो गया, क्योंकि रशिया ने आगे रहकर वह डील साइन करी थी और वो भी उसमें उतना ही बंधा हुआ था जितना अमेरिका बंधा हुआ था। अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्शन की वजह से वह डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई और हमें उस समय क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। और खास बात, ये जो पूरा इवेंट हुआ, जो पूरा एपिसोड हुआ, ये हमारे लिए बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात हो गई थी। पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल सिनेरियो में हम लोगों की जैसे भज्जी सी हो गई थी पूरी। इतना अधिक ह्यूमिलिएशन हो गया था कि वी आर ऑलवेज बेगिंग फॉर सच टेक्नोलॉजी। हम लोग सिर्फ अमेरिका से और रशिया से ही इन टेक्नोलॉजी को क्यों डिमांड करते? उस समय ऑलमोस्ट सारा मीडिया, पूरे हिंदुस्तान का हर तरह का मीडिया, वो हमारे इसरो को, हमारे डीआरडीओ को, हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च को और हमारी पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा था कि व्हाई यू पीपल्स आर नॉट एबल टू डेवलप सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इवन आफ्टर 60 years व्हेन दोज पीपल व्हेन दे डिसाइडेड दे यूज्ड टू डेवलप इट विद इन फ्यू इयर्स। तो आज तो 60 साल तक नहीं कर पाते। और यही एक पॉइंट उस समय अब्दुल कलाम वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो। He then commented, now we will develop this technology in house. हम अपने आप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। 97 में एपिसोड हुआ था, 2008 में। It was after 11 years. It took 11 years for us.
ऑलमोस्ट हर एक आईआईटी में क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट्स बन गए और हर एक आईआईटी में क्रायोजेनिक पर वर्क होने लगा और 2008 में हमने सबसे पहला अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया जिसको अंडमान निकोबार से फायर करा गया और जो 30 सेकेंड्स के लिए वर्क करा। अभी वो इंजन आज भी डेवलप पूरी तरह से नहीं हो पाया है, काम पूरा चल रहा है। बीच में एक और बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब हमारा क्रायोजेनिक इंजन फेल हो गया था और क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुल तब होगा जब हम ऑक्सीजन को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकेंगे और इतनी ऑक्सीजन को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकेंगे कि उसके द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट को, एक रॉकेट को हम यहां से लेकर मून तक या यहां से लेकर कहीं तक भी लॉन्च कर सके। एनीवे, दैट वाज द कंप्लीट स्टोरी। और इनफैक्ट अगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सिर्फ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ही नहीं, आज के समय हम कई सारी चीजों में वी आर डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट सबमरीन। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने रशिया से सबमरीन लिया है लीज पर और वो सबमरीन लिया है जो उन लोगों ने एक्सपायर्ड डिक्लेयर कर दिया है और वो कुछ अरबों रुपए में लिया है और कुछ 12-13 साल के लिए लिया है। 12-13 साल के बाद वो फुल्ली बेकार हो जाएगा, फिर वो इस्तेमाल करने लायक रहेगा। वी डू नॉट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट न्यूक्लियर फ्यूल, वी डू नॉट नो कंप्लीट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आईसैट एग्जामिनेशन और तिरुवनंतपुरम में जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो पूरी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहा है। एटलीस्ट हमने चंद्रयान बना लिया और उस चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया, बट येट इट्स अ मैनलेस मिशन। मैन्ड मिशन नहीं है, उसमें हमने इंसानों को या जानवरों को नहीं भेजा है। अभी हमें वहां काम करना है। जस्ट इमेजिन, अमेरिका आज से 50 साल पहले मून पर नील आर्मस्ट्रांग को भेज चुका है, मगर हम कुछ सालों पहले अभी सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट भेज पाए। तो देयर लॉट टू डू और इतना अधिक इंडिया में तो करने के लिए इतना अधिक है एंड डेफिनेटली इंस्पिरेशंस भी है। एनीवे, अब दैट क्रायोजेनिक technology, here we read it as critical condition. Critical condition. Now what do you mean by critical condition? The conditions that should be maintained in order to convert any gas into liquid. अब आप जरा सोचिए, किसी भी गैस को लिक्विड में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात, उस पर प्रेशर लगाना होगा। न केवल प्रेशर लगाना होगा, हम प्रेशर लगाएंगे, उसको दबाएंगे, उसके वॉल्यूम को कम करेंगे तो वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। न केवल प्रेशर लगाना होगा बल्कि उसका टेम्परेचर भी कम करना होगा। वो टेम्परेचर के कम करते हुए और प्रेशर के बढ़ाते हुए हम उसको वॉल्यूम भी कम करना होगा, तब जाके वह गैस या कोई सी भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। वी इंट्रोड्यूस क्रिटिकल कंडीशन फॉर टेम्परेचर, क्रिटिकल कंडीशन फॉर प्रेशर, क्रिटिकल कंडीशन फॉर वॉल्यूम। मैं सबसे पहले समझाता हूं क्रिटिकल temperature. We denote it by TC. Now, we used to say there is a particular temperature, a peculiar temperature, above which gas could never be liquefied. You may apply any amount of pressure. आप कितना भी उस पर प्रेशर लगा लो, कितना भी दबा लो, आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। If temperature is above critical temperature, you can never convert any gas into liquid. A gas could be converted into liquid only if temperature is
equal to or less than critical temperature. It's temperature below which gas could be converted into liquid by application of pressure. It's इधर मैं मैक्सिमम शब्द और जोड़ देता हूं. इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर. इससे ऊपर टेम्परेचर हुआ तो गैस को आप लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. या फिर दूसरे तरीके से लिखो, इट्स temperature above which gas would never be converted into liquid by application of pressure. मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूं. It's temperature above which gas could never be converted into liquid by application of pressure. This critical temperature is 8A by 27 RB. This critical temperature is given by 8A by 27 RB. Critical temperature is that temperature above which you can never convert gas into liquid. इसके ऊपर यदि टेम्परेचर हुआ तो आप गैस को लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कितना भी प्रेशर लगा लें. यदि आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखना होगा. जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तब आप इस पर प्रेशर लगाइए, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. अब इधर मैं आपको एक बात बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स 20-27 डिग्री सेंटीग्रेड. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो वो 20-27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो सिर्फ आप प्रेशर लगाओगे, रूम टेम्परेचर पर ही प्रेशर लगाओगे तो वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में. मतलब पहले टेम्परेचर को -50 पर लाना होगा, टेम्परेचर को -50 पर लाने के बाद फिर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर -230 -240 डिग्री सेंटीग्रेड है. हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस के लिए जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती है, इनको लिक्विफाई करने के लिए पहले टेम्परेचर को आपको -230 पर पहुंचाना होगा या -240 उस रेंज में टेम्परेचर को पहुंचाना होगा. फिर उसके बाद आप प्रेशर लगाओगे, तब जाके हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि हम इनको नॉन लिक्विफाइबल गैसेस कहते हैं. Then we used to conceptualize critical pressure. We denote it by PC. Now, अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर तो लिया. अब क्रिटिकल टेम्परेचर लाने के बाद भी हमको कुछ मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करना होगा, तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी. हम क्रिटिकल टेम्परेचर ले आए, उसके बाद में हमको कुछ मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना होगा, तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी. यूज्ड टू से द मिनिमम pressure needed at critical temperature in order to convert gas into liquid. The
minimum pressure needed at critical temperature. The minimum pressure needed at critical temperature to convert gas into liquid. It's the minimum. This critical pressure is given by 1 by 27 RB square. This critical pressure is 1 by 27 RB square. Once again, the derivation is beyond our scope. In fact, derivation, I really doubt over even this expressions. और आई डाउट कि हमको एग्जैक्टली ए और बी की वैल्यू भी पता है या नहीं. सीधे सीधे इन एक्सप्रेशन को आपको रखना है, जब भी आवश्यकता पड़े तो अप्लाई कर देना. द नेक्स्ट इज क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी. क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी, इट्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्रिटिकल टेम्परेचर पर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो भी कुछ गैस का वॉल्यूम है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे. इट्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर. This volume of gas is CB. Critical volume is 3B. And हाँ बोलो. नहीं क्रिटिकल वॉल्यूम जीरो क्यों होगा? अरे भाई कोई सी भी गैस है, जब आप उसको टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर जब बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा. मगर वो वॉल्यूम जीरो होने के लिए तो इनफाइनाइट प्रेशर चाहिए होता है ना. वो वॉल्यूम कम होता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वहां गैस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा. तब उस गैस के वॉल्यूम को 3B कह देंगे. उतना बड़ा हमको वेसल लेना पड़ेगा, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा उस कंडीशन पर. इतना बड़ा हमें वेसल लेना पड़ेगा और इतना ही लिक्विड का वॉल्यूम होगा उस कंडीशन पर. ठीक है ना? एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थ्योरी पोर्शन ऑफ गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट की थ्योरी पोर्शन पूरी मैंने समझा दिया. अब मैं नेक्स्ट वीक लेक्चर्स लूंगा और उसमें जो मैंने 3 शीट दे रखी है उनके डाउट्स को डिस्कस करा दूंगा. तो जितने भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, अधिक से अधिक प्रॉब्लम, आई हैड गिवन यू एम्पल ऑफ टाइम, बहुत समय दे दिया मैंने. अब आप जितने आपस में भी डिस्कस कर सकते हो डिस्कस कर लो, डाउट्स को मिनिमाइज कर लो. जितने प्रॉब्लम्स आप पूछोगे वो सारे प्रॉब्लम मैं क्लास में डिस्कस करवा दूंगा. मैं कम से कम 1 लेक्चर और अधिक से अधिक 3 लेक्चर दूंगा. 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं दूंगा, 1 लेक्चर से कम नहीं दूंगा. जितने डाउट आप पूछोगे और फिर एंड देन आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर. नहीं, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट.